Now we will solve some example on LC oscillation. First example, if at any instant charge on capacitor is 10 microcoulomb and current in coil at that instant and coil at the same instant, जिस इंस्टेंट पर चार्ज 10 माइक्रोकूलम है उसी इंस्टेंट पे करंट एट द सेम instant at the same instant current in coil at the same instant is 5 milliampere, then what will be the maximum charge and maximum current on their LC combination. ठीक है, LC combination में मैं at any time t पर ये LC combination को ड्रॉ कर लेता हूँ. This is LC combination at any time t यहां जो चार्ज होगा इस पर वो आएगा 10 माइक्रोकूलम. किसी टाइम t पर चार्ज ये है मान लेते हैं, उस वक्त ऐसे कोई करंट फ्लो हो रही है और उस करंट की वैल्यू दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर. तो इस इंस्टेंट पर टोटल एनर्जी आप क्या बोलोगे, मुझे बताना क्या है. मैक्सिमम चार्ज इस पर, मैक्सिमम करंट इस पर, समझे ना. वो अलग समय पर आएगा नो डाउट, किसी और इंस्टेंट पर वो इस पे, किसी और इंस्टेंट पे मैक्सिमम आएगा, किसी और इंस्टेंट पर इस पे मैक्सिमम आएगा. अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग इंस्टेंट पर मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम करंट रिस्पेक्टिवली आएगा. इस तो मैं क्या मान लेता हूँ लेकिन टोटल एनर्जी सिस्टम में, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है. तो इसकी टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं. देखो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे. ई टोटल वो आएगी Q²/2C. इसका कैपेसिटेंस आपको दिया गया है 10 माइक्रो फैरेड और इसका L आपको दिया है 5 मिली हेनरी, ये दिया गया है. तो ई टोटल निकाल लेते हैं. ये आएगा Q² बाय 2C प्लस हाफ Li², हाफ L I², हाफ L I². क्लियर. तो ई टोटल में ऐसे लिख सकता हूं Q² 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कट जाएगा, यहाँ 100 आएगा, 10 ऊपर आएगा 10 की पावर -5, नीचे आएगा 2 प्लस यहाँ आएगा 125 बाय 2 इंटू 10 की पावर -9, ये आया. क्लियर. अब इस अमाउंट को आप एक बार ई टोटल एनर्जी, जब पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी तब टोटल चार्ज मैक्सिमम आएगा. तो आप लिखोगे मैक्सिमम चार्ज यानी Q0²/2C. Q0²/2C पूरी की पूरी एनर्जी जब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कैपेसिटर में होगी तब उसमें चार्ज मैक्सिमम आएगा. तो ये पूरी एनर्जी मैं यहाँ रख देता हूँ 10 की पावर -5/2 इंटू प्लस 125 इंटू 10 की पावर -9/2 इंटू 2C. 2C कितना है 10 इंटू 10 की पावर -6. ये आएगा Q0² मैक्सिमम चार्ज का स्क्वायर. अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा. 10 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये 10 की पावर -5 है, यहाँ भी 10 की पावर -5 है. ये 2C, C की वैल्यू बिल्कुल सही लिखा हुआ है. तो 10 की पावर -5, 10 की पावर -5, यहाँ से बचेगा मेरे पास Q0² 10 की पावर -10 और ये है 125 इंटू 10 की पावर -9 और 10 की पावर -5 यहाँ से आएगा तो बचेगा यहाँ 125 इंटू 10 की पावर -14. अब Q0 इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा छोटा अमाउंट है.
क्लियर? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q नॉट 10 की पावर -5 इतना चार्ज आएगा, ऑलमोस्ट इस पर इतना चार्ज आएगा। 1/2 जाएगा तो 10 की पावर -5 कूलम चार्ज आएगा। 10 माइक्रो कूलम। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हुआ, मुझे कैलसी से आंसर देना पड़ेगा क्योंकि ये तो अप्रोक्सीमेशन में सेम आ जाएगा अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा इसमें। तो इधर देखते हैं, Q नॉट स्क्वायर बराबर 1 2 3, ये आएगा 0.0125 इंटू 10 की पावर +1 इंटू 10 की पावर -10, ये आएगा 1 प्लस ये, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1.0125 इंटू 10 की पावर -10 Q नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से Q नॉट मैक्सिमम आप निकाल सकते हो, ये आएगा 1.0125 का रूट इंटू 10 की पावर -5 कूलम, ये आया आंसर। ऐसे ही एक बार ये टोटल एनर्जी किसके बराबर रख दो, हाफ Li स्क्वायर के, फॉर मैक्सिमम करंट। फॉर मैक्सिमम करंट क्या करना पड़ेगा आपको, हाफ Li नॉट स्क्वायर, हाफ Li नॉट स्क्वायर बराबर आ जाएगा टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है 10 की पावर -5/2 प्लस 125/2 इंटू 10 की पावर -9, ये 2 कैंसिल आउट। यहां से L मुझे बताना I नोट, L की वैल्यू दिया हुआ है कितना 5 मिली, तो I नॉट स्क्वायर बराबर आएगा 1/5 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -5 प्लस 125 इंटू 10 की पावर -9, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। I नोट स्क्वायर बराबर आएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऊपर 2 बचेगा, यहाँ नीचे आएगा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 है, ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर +2, तो 10 की पावर -3 आएगा, प्लस 125, ये 10 की पावर -2 है, और 10 की पावर -2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर, डिवाइड करेंगे प्लस -7, प्लस ऊपर जाएगा तो -7 आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो 2 इंटू 4 इसके साथ लिख देते हैं, तो 1.0125 इंटू 10 की पावर -3, एकदम सही। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 1.5202 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको 1 0 और लिख देते हैं यहाँ, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -4 I नॉट स्क्वायर। तो I नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.20250 का रूट इंटू 10 की पावर -2, ये आएगी करंट। इतनी लेंदी कैलकुलेशन कभी नहीं होती है क्योंकि वो पहले से ही डेटा ऐसा आपको देगा कि कैलकुलेशन इतनी लेंदी ना हो। क्लियर? जैसे मैंने ये 10 के परफेक्टली कट नहीं हो रहा ना एक दूसरे के साथ, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा, ऐसा नहीं होता है। वो वैल्यूज ऐसी देगा कि आप कैलकुलेशन बड़ी जल्दी से कर पाओगे, समझे? तो इसको मैं हटाता हूँ। अब देखो बच्चों, अभी जो मैंने आपको बोला था जस्ट पिछले लेक्चर में कि जैसे मास एक इनर्शिया की तरह रोल प्ले करता है, मतलब वेलोसिटी को चेंज होने का अपोज करता है, मैकेनिकल फिनोमेना में मास वेलोसिटी को चेंज होने का अपोज करता है। क्लियर? और अभी आपको मैंने समझाया कि मास के एनालोगस यहाँ कॉइल होता है, L इंडक्टेंस। इसका मतलब कॉइल का इंडक्टेंस यदि बड़ा है तो सर्किट में करंट चेंज इजीली नहीं हो पाती है, मतलब इंस्टेंटेनियसली करंट चेंज नहीं कर सकते आप इंस्टेंटेनियसली। समझे? समय कुछ ना कुछ लगता है। वही चीज़, ये सेम वही चीज़ है कि यदि एक बॉडी रखी हुई है बहुत भारी जिसका मास बहुत ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी 0 है, अगर आप उसकी वेलोसिटी 0 से 50 या 0 से 5 इंस्टेंटेनियसली करना चाहते हो तो ये इम्पॉसिबल है अगर उसका मास बहुत ज़्यादा है। समझे? इसके लिए आपको इन्फिनाइट एक्सेलरेशन देना पड़ेगा छोटे से समय में,
जर्क देना पड़ेगा, आप ये भी कह सकते हैं कि इसको मुझे जर्क देना पड़ेगा। अगर जर्क नहीं है आपके पास तो ये इम्पॉसिबल है। अगर जर्क नहीं है आपके पास तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि आप वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियसली चेंज कर सकते हैं। यानी मास कुल मिला के अपोज करता है वेलोसिटी के चेंज का, यही इनर्शिया होता है। तो मैं एक क्वेश्चन भी बताया था मैंने स्ट्रिंग वाला अभी, कि स्ट्रिंग अगर खींची जाए धीरे धीरे से और जर्क दिया जाए तो रिजल्ट चेंज हो जाता है, आंसर अलग अलग आते हैं दोनों केस में। मैंने बोला था कि वही सेम क्वेश्चन यहाँ भी फ्रेम किया जा सकता है उसी सेंस पे। आपको सेंस समझनी है कि जो आपको मैकेनिक्स में पढ़ाया गया था एम के बारे की फिनोमिना, एम के बारे में जो आपको फीलिंग्स दी गई थी वही फीलिंग्स आपकी जनरेट होनी चाहिए यहाँ एल के बारे में। तो एम वहाँ वेलोसिटी के चेंज का अपोज करता था, एल यहाँ करंट के चेंज का अपोज करेगा। देखिए मैंने एक कोशिश की है, मेरे याद आया कुछ कि क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, उसी के एनालॉगस एक कोशिश की है मैंने। ये इन क्वेश्चन इन शॉन सर्किट switch is closed for long time, लंबे समय के लिए स्विच को क्लोज किया जाता है। एंड नाउ एट टाइम t बराबर 0 स्विच इज ओपन। Then calculate the current. Then calculate the current in wire AB just after opening the switch। एक तो ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ऑल्सो कैलकुलेट द चेंज इन करंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। Also calculate the rate of change of current, the rate of change of current, ये भी आपको बताना है। in coil just after opening the स्विच को ओपन करने के जस्ट बाद कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बताओ और ए बी में करंट बताओ। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। आपको अगर मैं बोलता हूं कि कोई एक बॉडी है मेरे पास जिसका मास बहुत बड़ा है, उसकी वेलोसिटी 0 है, उसकी वेलोसिटी 0 से 10 करनी है इंस्टेंटेनियसली, पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। अगर एक बॉडी जिसका मास 1 kg है, 20 ग्राम है, 200 ग्राम है, मतलब मेरी ऑर्डर का मास है उसका, समझे ना, जिसके साथ मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं अर्थ का मास है, इतना बड़ा मास नहीं है। अब ये बड़ा छोटा रियलिटी होता है। मेरी ऑर्डर का मास है, मतलब मेरी ऑर्डर का मतलब क्या है? 1 kg, 2 kg, 5 kg। तो मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकता हूँ कि उसको इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी दी जा सकती है, यानी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें मैं कई बार बोल चुका हूँ। वही चीज़ यहाँ होगी। देखो ये L जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही इसमें करंट के अपोज को ये शो करेगा, करंट का अपोज के चेंज ऑफ करंट का अपोज करेगा। करंट का अपोज नहीं करेगा, करंट में चेंज का अपोज करेगा। अगर ये L बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा अपोज करेगा। रिकॉग्नाइजेबल वैल्यू है 5 हेनरी, तो कोशिश करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जैसे मास अगर 10 kg है तो अपोज करेगा वो वेलोसिटी में चेंज का, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसमें वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जो न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार कैलकुलेट की जाती है। समझिए ना, इम्पल्स से। इम्पल्स बराबर क्या कर दिया जाता है? डेल्टा पी।
अब यहां मैं उसी तरीके का फंडा यूज करूंगा, स्विच पहले क्लोज है लॉन्ग समय के लिए, तो मैं इसको t बराबर 0 वाली सिचुएशन समझता हूं पहले। तो शॉन सर्किट एट t बराबर 0, जो दिया गया सर्किट है वो t बराबर 0 पर क्या दर्शाता है पहले ही समझ लेते हैं। फाइव एम्पी R 10 ओम R 5 ओम 50 वोल्ट, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। स्विच अगर क्लोज है तो आप ये कहेंगे लॉन्ग समय के बाद ये जो कॉइल है ये एक स्ट्रेट वायर बन जाता है। t बराबर 0 पर अगर स्विच क्लोज किया जाता है तो स्विच क्लोज करने से जस्ट पहले जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच, स्विच को क्लोज करने से जस्ट पहले फिगर ये बिहेवियर शो करेगा, सर्किट ये बिहेवियर शो करेगा। और आप बोलोगे कि 10 है ये 5 है और ये पैरेलल में है तो आएगा इसका 10 इंटू 5 बाई 15 और अपॉन 50, तो 15 इंटू 15 बाई 3 10 0 यानी 15। यहाँ से करंट आएगी 15 एम्पियर की करंट आएगी, यहाँ से 15 एम्पियर करंट ऐसे जाएगी। यहाँ कॉइल है एक्चुअल में, लेकिन वो अपना बिहेवियर ऐसे दे रहा है कि एक सर्किट स्ट्रेट लाइन है, समझे ना, एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। इनफाइनाइट समय के बाद एक कॉइल स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसने पहले से ही स्विच को बहुत लंबे समय तक जोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी, यानी स्विच ओपन करने से जस्ट बिफोर ओपनिंग द स्विच, जस्ट बिफोर ओपनिंग द स्विच, कैलकुलेट द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द जस्ट बिफोर, बिल्कुल ओपनिंग, स्विच ओपन करने से जस्ट पहले, यानी वो क्लोज्ड है, जब स्विच जब क्लोज्ड है लंबे समय के लिए, तो ये हमें फिगर दिखाई देगा। यहाँ से 15 एम्पियर की करंट निकलेगी, ये 10 है ये 5 है, ये मैंने कैसे किया, ऐसे किया 10 इंटू 5 बाई 15 और इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 15 ऊपर चला जाएगा, इसको यहाँ काटेंगे 3, ये 0 यानी 15 एम्पियर की करंट आएगी। अब 15 एम्पियर की करंट इधर आएगी तो 5 एम्पियर इधर जाएगा और 10 एम्पियर इधर जाएगा। ये आप बड़ी जल्दी से लिख सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये चीज़ें हमने सीखी हुई है। ये है जस्ट बिफोर ओपनिंग द स्विच, सर्किट की कंडीशन ये है। अब यहां एक्चुअल में कॉइल है, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है। इस स्विच को जैसे ही आप ओपन करोगे तो इस बैटरी को करंट का पैटर्न चेंज होता हुआ फील होगा, समझे। मतलब स्टेडी स्टेट की अगर बात किया जाए ओपनिंग स्टेट में, तो बैटरी को सिर्फ और सिर्फ 10 ओम का रेजिस्टेंस फील होगा। अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, स्विच ओपन करने के लंबे समय के बाद आप ये बोलोगे कि करंट कितना है 50/10, क्योंकि ये फिर से स्ट्रेट वायर बन जाएगा, तो 50/10 कितना आएगा 5 एम्पियर। तो इसमें कितना आएगा 5 एम्पियर, कितना आएगा करंट इस लूप में। लंबे समय की बात कर रहा हूं मैं, जस्ट आफ्टर ओपनिंग द स्विच की बात नहीं कर रहा हूं। स्विच ओपन करने के लंबे समय के बाद यहां आप ये पाएंगे कि यहां से करंट 15 एम्पियर की जगह निकलेगा सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर। क्लियर। तो स्विच ओपन करने से क्या होगा, अब जो समय मिलता जाएगा इस लूप को, वो समय इस लूप में करंट को गिराएगा धीरे 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 धीरे, अकॉर्डिंग टू जो इक्वेशन हमने आपको बताई थी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाली इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन आया था उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। तो मतलब यहां से करंट चेंज होना चाहेगा, स्विच को ओपन करते ही यहां करंट चेंज होना चाहेगा। अगर मान लेते हैं कि इसका L बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा 0 है इसका L, तो एकदम से करंट कितनी हो जाएगी, जो इसमें पहले 5 थी वो इसमें अब कितनी हो जाएगी, सर्किट में 5 ही होनी चाहिए। जो इसमें पहले 15 थी, इस कॉइल में जो पहले 15 एम्पियर थी, अब वो इस कॉइल में कितनी हो जाएगी 5। अगर इस कॉइल का
एल बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो ये कॉइल अपने अंदर करंट को चेंज होने से नहीं रोक पाएगा। समझे मेरी बात? नहीं रोक पाएगा। लेकिन इसका एल दिया हुआ है और ये कॉइल में आइडियल कॉइल मान रहा हूं, तो जैसे ही मैं इस स्विच को ओपन करूंगा तो t बराबर 0 पर इसमें करंट में कोई चेंज नहीं होगा। ये आइडियल कॉइल मान के मैं सॉल्व कर रहा हूं। t बराबर जस्ट आफ्टर ओपनिंग द स्विच, आप ये बोलोगे कि यहां से करंट फ्लो करेगा 15 एम्पियर जस्ट आफ्टर ओपनिंग the switch, there will be no change in the current in, there will be no change in the total current, in the total current, there will be no change in the total current in coil, and that will be 15 एम्पियर। स्विच ओपनिंग के बाद भी इसमें 15 एम्पियर रहेगा। समझे? तो इसका मतलब जो इसमें ए बी वायर में 5 एम्पियर था जस्ट ओपनिंग से पहले, तो जस्ट ओपनिंग से पहले, जस्ट ओपनिंग के बाद वो 15 एम्पियर हो जाएगा। इट मीन्स इन वायर ए बी करंट just after opening the switch will be 15 एम्पियर। इसमें जो पहले था वही रहेगा अभी भी। स्विच ओपन और क्लोज होने की स्टेट में, जब ये क्लोज था ओपन था, दोनों में 15 आएगा, लेकिन इसमें जब क्लोज था तो 5 था, लेकिन अब 15 हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली इसमें, क्योंकि ये अपोज नहीं करता है करंट के चेंज का, ये अपोज नहीं करता है करंट के चेंज का, ये अपोज करता है। तो ये करंट वही रखेगा जो इसकी पहले थी, एकदम से चेंज नहीं कर सकता है, रेट आएगा डेफिनेटली। ये वही चीज है कि मेरी पोजीशन यहां है, क्लियर, t बराबर 0 पर। अब किसी ने मुझे इधर से धक्का दिया तो t बराबर 0 पर तो पोजीशन तो वही रहेगी। ये अलग बात है कि रेट कुछ ना कुछ आएगी, वेलोसिटी आएगी। एक बॉडी रखी हुई है कहीं किसी लोकेशन पे, अब उसको किसी ने धक्का दिया तो डेफिनेटली उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन तो आएगी, मतलब वेलोसिटी तो आएगी इसमें। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए t बराबर 0 पर उसकी पोजीशन क्या है, तो t बराबर 0 पर पोजीशन तो वही होगी ना उसकी जब उसको जर्क लगा, जिस वक्त उसको जर्क लगा। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, किसी ने इधर से जर्क दिया तो t बराबर 0 पर जर्क दिया उसने, लोकेशन तो यही होगी मेरी t बराबर 0 पर। ये अलग बात है कि अब वेलोसिटी आ चुका ही होगी मेरे अंदर, dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मेरे अंदर आ चुका होगा ड्यू टू दिस इंपल्स। वही चीज बोल रहा हूं यहां में कि जैसे ही ये स्विच ओपन करोगे आप तो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तो आएगी, लेकिन t बराबर 0 पर करंट कितनी होगी, वही जो पहले थी। क्लियर? ओके। अब मुझे पता चल चुका है कि ए बी वायर में जस्ट आफ्टर ओपनिंग द स्विच इज 15 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल जस्ट आफ्टर ओपनिंग द स्विच। अब मुझे बताना है इस कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ कितनी है जस्ट आफ्टर द ओपनिंग ऑफ स्विच। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जस्ट आफ्टर ओपनिंग द स्विच व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस कॉइल। तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी, यानी कॉइल के अक्रॉस जस्ट आफ्टर ओपनिंग स्विच। स्विच को ओपन करने के जस्ट बाद VAC जो आएगा वो कैसे निकालूंगा मैं, इधर से इधर -15 है इंटू 10, क्योंकि इसमें 15 एम्पियर करंट है। अब तो A से B गया तो -15 इंटू 10,
अब यहां से यहां जाऊंगा तो +50, तो ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से यहां माइनस और यहां से यहां प्लस, तो आएगा -150 + 50 यानी -100। ये पोटेंशियल डिफरेंस आया ए और सी के बीच में। क्लियर? मुझे क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बताना है मुझे। वो क्या होता है? -LdI/dt। ए से सी मिलेगा मेरे को, और ये सी से ए लिखा जाता है, तो मैं प्लस कर देता हूं LdI/dt। वो कितना आएगा? -100 इंटू, अब L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू 5, तो L इधर चला जाएगा 5 हेनरी, तो ये कितना आएगा? 20 एम्पियर पर सेकेंड, और ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब करंट घट रही है। और किस रेट के साथ घट रही है? 20 एम्पियर पर सेकेंड की रेट के साथ घट रही है। ये आप फिर से देखना, ये जो मेरे पास आएगा ना -100, ये आएगा VA -150 + 50 बराबर VC। तो VA - VC मेरे पास आएगा कितना? उधर जाएगा तो 150 - 50, ये आएगा 100, VA - VC। लेकिन मुझे VC - VA अगर लिखना है, VA - VC, तो -LdI/dt लिखना चाहिए मुझे। यहां से यहां जाऊंगा तो लिखता क्या हूं मैं? VC - LdI/dt बराबर VA, ये लिखता हूं। तो देखो VC - VA बराबर आएगा LdI/dt, और ये अमाउंट क्या है? VA - VC। तो अगर मैं यहां से VA - VC निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? -LdI/dt। dI/dt क्या आएगा? माइनस में आएगा। यही मैंने बोला था कि माइनस, वहां माइनस है तो यहां मुझे प्लस लिखना पड़ेगा, करंट घट रहा है, क्योंकि मैं C से A की ओर जा रहा हूं। तो dI/dt निगेटिव आएगा, इसका मतलब करंट घटता जा रहा है। कब तक घटेगा ये करंट? जब तक कि इसमें 5 एम्पियर नहीं हो जाएगा फाइनली। क्लियर? बहुत लंबे समय के बाद देखोगे आप स्विच ओपनिंग की स्टेट में इस बैटरी को सिर्फ 10 ओम फील होने लगेगा, 50/10 5 आएगा। तो जो इसमें 15 एम्पियर की करंट है वो धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ क्या हो जाएगी? 5 एम्पियर हो जाएगी। ये t = 0 पर रेट आएगी। तो इस टाइप से भी बड़े अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, देखेंगे आप।